मेरे भाई के आने की आहट सुनकर माँ के चेहरे पर एक रोशनी सी फैल गई। दरवाज़ा खुला तो वो मुस्कुराते हुए अंदर आया। हाथ में उसके मिठाई का डिब्बा था और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। माँ भी तुरंत ही उसके गले लग गई, जैसे कि बरसों के बाद बेटा लौटा हो। कमरे की हवा अचानक गर्मजोशी से भर गई। मैं कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। मम्मी फिक्र मत करिए, ये छोटा सा खुफिया मिशन है। 24 दिनों में मैं वापस आ जाऊंगा। भाई ने हंसते हुए माँ से कहा तो माँ ने घबराकर उनका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई आवाज में बोली, बेटा हर बार तुम बस यही कहते हो, लेकिन इस बार मेरा दिल घबरा रहा है। उसने मुस्कुराकर माँ के कंधे दबाए और कहा, माँ, आप तो जानती हैं ना कि मैं हर बार मिशन पर जाने से पहले आपको यही बताता हूँ ताकि आप परेशान ना हो, और आपको तो अपने बेटे को देखकर फक्र होना चाहिए। माँ के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया, लेकिन उनकी आंखें बार बार नम हो जा रही थीं। मैंने ध्यान दिया कि भाई की हंसी ज्यादा जोर से थी, जैसे कि वो अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मैं आगे बढ़ी और कहने लगी, भाई, तुम वाकई जल्दी आ जाओगे ना? उसने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा। आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को काट गया। उसने तुरंत पलकें झपकाईं और नजरें चुरा लीं और कहने लगा, हाँ बिल्कुल, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैंने सख्त लहजे में कहा, क्योंकि इस बार तुम्हारे चेहरे से हमें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कि तुम खुद को बहला रहे हो, हमें नहीं। वो हंस पड़ा। अरे पागल, हमेशा इतनी गहरी बातें मत सोचा करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा सा काम कठिन है, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। माँ ने बात काट दी। बेटा, खाना खा लो, तुम थके हुए लग रहे हो। भाई ने सर हिलाया और कुर्सी पर बैठ गया। खाने के दौरान वो माँ को बचपन की यादें दिलाता रहा, जैसे कि वो ये चाहता हो कि माहौल थोड़ा हल्का रहे। वो हंसी मजाक करता रहा, लेकिन मैं बार बार उसके चेहरे की तरफ देखती रही। होंठ मुस्कुरा रहे थे, मगर आंखों में एक अजीब सा दर्द था। खाने के बाद जब सब लोग किचन में व्यस्त थे, तो मैंने मौका देखकर धीरे से पूछा, भैया, क्या तुम सच में एक छोटे से मिशन पर ही जा रहे हो? वो कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर मेरे सर पर हाथ रखकर बोला, तुम मेरे सबसे करीब हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। बस इतना समझ लो कि मैं ठीक हूँ। मैंने जवाब में कुछ भी नहीं कह पाई, लेकिन जैसे मेरा दिल धड़कना भूल गया हो। रात को हल्की रोशनी में बैठा भाई माँ को तसल्ली दे रहा था। माँ, आपको मेरा बचपन तो याद है ना? मैं हमेशा बहुत बहादुर रहा हूँ। जब सब बच्चे खेलते थे तो मैं पेड़ पर सबसे ऊपर चढ़ जाता था। आप तब भी डरती थीं और मैं तब भी हंसता था। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। थोड़ा सा खतरा है, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। माँ की आंखों से आंसू टपकने लगे। भगवान करे कि तुम सही सलामत वापस आ जाओ बेटा। उसने उनके आंसू साफ किए और कहा कि मैं आपके आशीर्वाद के बिना भला कैसे जी सकता हूँ। माँ के चेहरे पर यह सुनते ही सुकून छा गया। मैं उन दोनों को देख रही थी और दिल में अजीब सा दर्द महसूस कर रही थी। भैया ने कभी भी अपने मिशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन इस बार कुछ अजीब सा था। रात गहरी हो गई। मैं खिड़की के पास खड़ी सोचती रही। भाई की हंसी के पीछे छुपा हुआ डर मुझे लगातार परेशान कर रहा था। मैं चाहती थी कि जाकर उसे रोक लूं, उसे कह दूं कि मत जाओ, लेकिन जुबान जैसे बंद हो गई थी। सुबह सूरज की पहली रोशनी कमरे में आई तो भाई अपनी तैयारी कर रहा था। यूनिफॉर्म पहने, जूते साफ किए और चेहरे पर वही बनावटी मुस्कुराहट थी। माँ खामोश खड़ी हुई थी, जैसे कि वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही हो। मैंने कहा, भैया, एक बात सुनो, अगर कुछ हो गया तो? वो पहली बार मुझे परेशान और गंभीर नजर आया। कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे दिल में जिंदा हूँ। मेरी आंखें भीग गईं। ऐसी बातें मत कहो भैया, तुम्हें वापस आना होगा। वो मेरे पास आया और मेरे माथे को चूम कर बोला, मेरी बहादुर बहन, तुम हमेशा मेरी हिम्मत रही हो। मुझे तुम पर भरोसा है। मैंने हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर वो पीछे हट गया। बैग उठाया और बाहर की तरफ चला गया। दरवाजे तक माँ उसके पीछे गई। बेटा जल्दी आ जाना, देखो हम इंतजार करेंगे, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। मम्मी, वादा रहा। मैं खिड़की के पास खड़ी थी। भाई बाहर निकला, गाड़ी में बैठा और एक लम्हे के लिए ऊपर की तरफ देखकर हमारी नजरें मिली।
लेकिन इस बार उसने एक शब्द भी नहीं कहा, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और फिर गाड़ी आगे बढ़ गई। मेरे दिल में बोझ सा बढ़ गया, जैसे कोई अनजान अंधेरा हमें अपने लपेटे में ले रहा हो। उस वक्त मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये मुलाकात हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने जा रही है। ये लम्हा हमेशा के लिए मेरी यादों में कैद हो गया था। उसकी मुस्कुराहट के पीछे जो राज छुपा हुआ था, वो आने वाले दिनों में हमारी पूरी दुनिया बदलने वाला था। कुछ ही दिन गुजरे थे कि टीवी के हर एक न्यूज़ चैनल पर एक ही खबर बार बार दिखाई जा रही थी, मिशन कामयाब हो गया है। हमारे बहादुर सिपाहियों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। टीवी पर गूंजती हुई ये आवाज़ उन सबके लिए खुशी का कारण थी। मोहल्ले के लोग हमारे घर जाकर बधाइयाँ देने लगे। किसी ने मिठाइयाँ भेजी तो किसी ने फूल। दरवाजे पर आते जाते लोगों के कदमों की आवाज़ थी, लेकिन मेरे दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था। टीवी की स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा था, लेकिन वो खुद कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। माँ मुस्कुराते हुए लोगों को धन्यवाद देती, लेकिन उनकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जाती। मेरा बेटा कहाँ है? वो खुद क्यों नहीं आया? अभी तक वो बार बार मुझसे पूछती, लेकिन मैं खामोश रहती। दिल में अजीब सी उलझन उठ रही थी। इसी हंगामे में अचानक फ़ोन बजा। माँ जल्दी से फ़ोन उठाती है। दूसरी तरफ एक ऑफिसर था। उसने कहा, हमें अफसोस है कि आपके बेटे के बारे में हमें अभी कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी है। वो कहीं लापता हो गया है। ये सुनते ही माँ के हाथ से फ़ोन गिर गया। उनकी चीख ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया था। वो फर्श पर गिर पड़ी और रोते हुए बार बार यही कहने लगी कि मेरा बेटा कहाँ है, उसे क्या हो गया है। मैंने हिम्मत करके फ़ोन उठाया और उस ऑफिसर से बात की। आपने क्या कहा है? लापता? लेकिन मेरा भाई तो कामयाब मिशन पर था। ऑफिसर ने ठंडे लहजे में कहा, जी, मिशन तो पूरा हो गया था, लेकिन आपके भाई का कोई पता ही नहीं चला है। हम उसकी तलाश कर रहे हैं और जैसे ही हमें खबर मिलेगी, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ये बात होते ही लाइन कट गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं माँ को संभाल रही थी, लेकिन उनकी हालत देखकर मुझे खुद को भी मजबूत रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। अगले दिन से हमारा घर एक जांच पड़ताल वाला दफ्तर बन गया। पुलिस वाले बार बार आते, सवाल करते, पहले तो पूछताछ करते, लेकिन जवाब कभी भी नहीं मिलता। मोहल्ले के लोग हैरत से बातें करते, कामयाब मिशन के बाद भी नापता, ये कैसे हो सकता है? कोई कहता है कि वो कहीं और जरूर भेज दिया गया होगा। कोई कहता शायद उसे गिरफ्तार कर लिया गया हो। मैं सबको सुनती रहती, लेकिन अंदर से एक ही बात महसूस करती कि कहानी में जरूर कुछ छुपा हुआ है जो हमें पता नहीं। हफ्ते महीने में बदल गए। हर सुबह दरवाजे की घंटी बजती तो हमारा दिल धड़क उठता। शायद भाई लौट आया हो, मगर हर बार कोई चिट्ठी, कोई बिल या फिर कोई रिश्तेदार ही होता। इंतजार में माँ की आंखें भी धुंधला गईं। 2 साल इसी तरह से गुजर गए। माँ रात को भाई का बिस्तर देखकर रो पड़ती। मैं बार बार उनके सिरहाने बैठती और उन्हें दिलासा देती। दोस्त, रिश्तेदार जाकर कहते, वक्त के साथ सब कुछ भूल जाओ, लेकिन मैं ऐसे कैसे भूल सकती थी? सपने में भैया बार बार आता, कभी मुझे आवाज़ देता कि मुझे ढूंढो, कभी हाथ बढ़ाता और फिर अंधेरे में खो जाता। जब आँख खुलती तो कमरे में गहरी खामोशी छाई होती। उन दिनों कई ऐसे छोटे छोटे वाक्य हुए जिन्होंने मेरे दिल की बेचैनी को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। एक बार डाकिये ने मुझे एक चिट्ठी दी जिसमें कोई पता नहीं था। अंदर एक खाली कागज़ था। शायद किसी ने हमारे साथ मजाक किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये शायद कोई इशारा हो। दूसरी बार बाजार में एक आदमी ने मुझे घूर कर देखा और जैसे ही मैं उसके पास गई, वो भीड़ में कहीं गायब हो गया। मैंने अपनी सहेली से कहा कि लगता है कोई हमें देख रहा है। उसने कहा कि नहीं, ये सब तुम्हारा वहम है, पर मेरे दिल को यकीन ही नहीं हो रहा था। एक शाम जब बहुत तेज बारिश हो रही थी और खिड़कियों पर पानी के कतरे गिर रहे थे, मैं आईने में खुद को देख रही थी। मेरी आंखों में वही जिद थी जो भाई की आंखों में दिखती थी। मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया, अब मैं सिर्फ इंतजार नहीं करूंगी। ये फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम साबित होने वाला था। पिछले 2 साल की खामोशी और बार बार मिलने वाली बेमकसद तसल्लियों ने मेरे अंदर एक मकसद को पक्का कर दिया। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का इरादा कर लिया।
जब ये बात मैंने अपनी माँ को बताई तो उनके चेहरे पर हैरत छा गई। बेटी, ये सब तुम गुस्से और जिद की वजह से कर रही हो। पुलिस का काम कोई आसान नहीं होता। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, मम्मी, अगर मैं अब खामोश बैठी रही तो मेरा भाई कभी भी वापस नहीं आएगा। उसे किसी न किसी को तो ढूंढना ही होगा, और वो सिर्फ मैं ही हूँ। जब मैंने इस बारे में अपनी सहेलियों को बताया तो वो मुझ पर हंसने लगी। ये सब कुछ फिल्मों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में ये सब इतना आसान नहीं है। तुम अकेले क्या कर पाओगी? एक दोस्त ने ताना मारते हुए कहा। तो मैंने भी ठंडे लहजे में कहा, अकेले होने का मतलब कमजोर होना नहीं होता। ये शब्द मैंने इस यकीन के साथ कहे कि कोई मुझे रोक न सके। पुलिस एकेडमी में मेरा पहला दिन यादगार था। सुबह सख्त धूप में दौड़ने की मुश्किल, फिर उसके बाद भारी बैग को कंधे पर लादकर ऊंचे ऊंचे हर्डल्स को पार करना। ये सब करते हुए पहली बार मेरे पैर जख्मी हो गए, सांस फूलने लगी, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली थी। इंस्ट्रक्टर चिल्लाने लगा, बोला, अगर गिर जाओ तो दोबारा उठो। मैं हर बार खुद को जमीन से उठाकर आगे बढ़ाती। एक दिन जब हम हथियारों की ट्रेनिंग कर रहे थे तो इंस्ट्रक्टर ने कहा कि तुम्हारे अंदर निशाना लगाने का खास हुनर है, क्या तुमने कभी पहले इसकी प्रैक्टिस की है? मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद जिंदगी ने मुझे पहले ही बहुत सारे निशाने सिखा दिए हैं। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, ये जिद आम नहीं है। अकादमी के दिनों में मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरी हिम्मत को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। एक ट्रायल ट्रेनिंग के दौरान हमें एक फर्जी केस दिया गया कि एक इंसान लापता है और हमें उसका पता लगाना है। सबकी टीमों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया। मैंने छोटे छोटे क्लूज पर ध्यान दिया, पाँव के निशान, जले हुए कागज के टुकड़े। जब आखिर में हमें जवाब दिया गया तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। इंस्ट्रक्टर ने सबके सामने कहा, ये लड़की सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी बहुत तेज है। वो पल मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं था। टाइम बीतता गया। पुलिस एकेडमी से निकलने के बाद मुझे अक्सर वही केस मिलते जो दूसरे ऑफिसर्स लेने से कतराते थे। फाइलें धूल फाकती हुई और रिपोर्टें भी अधूरी रहती थीं, और कई जगह पर तो फाइलों में से पन्ने ही गायब होते थे। एक दिन मैंने सोचा कि अगर मुझे अपने भाई के बारे में कुछ पता करना है तो ये पुरानी फाइलें ही मेरा असली हथियार होंगी। बाकी सब तो सिर्फ अंदाजे और झूठी तसल्लियां थीं। ऑफिस में रात गए तक बैठना मेरी आदत बन चुकी थी। बाकी सब ऑफिसर शाम को घर लौट जाते थे और मैं खिड़की के पास लैंप जलाकर कागजों में खो जाती थी। जब भी मैं रस्सी से बंधी हुई फाइलों को खोलती तो उनमें बहुत पुरानी बदबू सी आती, जैसे कि बरसों से किसी ने भी उन्हें छुआ तक नहीं है। हर फाइल में कोई ना कोई कहानी अधूरी होती, जैसे कि जानबूझकर कुछ छुपाया जा रहा हो। एक रात मेरा सीनियर ऑफिसर मेरे पास आया, तुम फिर से ये पुरानी फाइलें देख रही हो? इनमें तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये सब बंद केस हैं। मैंने नज़र उठाकर कहा, पर कभी कभी बंद केस ही सबसे ज़्यादा चीख रहे होते हैं, बस कोई उन्हें सुनने वाला होना चाहिए। वो हल्का सा हंसा और सर झटक कर चला गया, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा था कि मैं जरूर कुछ ना कुछ खोज ही लूंगी। कुछ दिन बाद जब मैं एक फाइल के आखिरी पन्ने को पलट रही थी तो अचानक एक लिफाफा नीचे गिर गया। लिफाफा काफी पुराना हो चुका था और उस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, टॉप सीक्रेट। मेरी धड़कनें ये पढ़ते ही तेज हो गईं। कमरे के दरवाजे पर नजर दौड़ाई तो देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर कुछ टाइप किए गए पन्ने और कुछ तस्वीरें भी थीं। पहले पन्ने पर साफ लिखा हुआ था कि एजेंट को एक खुफिया मिशन पर भेजा गया है ताकि वो दुश्मन ग्रुप में घुसकर उनकी सारी जानकारी इकट्ठी कर सके। जैसे जैसे मैं आगे पढ़ती गई, शब्द मेरे मन पर बिजली की तरह गिरते चले जा रहे थे। उस मिशन का कोड नाम वही था जो मैंने अपने भाई के कागजों में कभी देखा था। मेरी आंखों के सामने वो पल आया जब उसने आखिरी दिन कहा था कि बस ये एक छोटा सा खुफिया मिशन है। मैंने बाकी के पन्ने खोले जिनमें लिखा था कि आखिरी बार उसे बर्फीले इलाकों में देखा गया था। साथ में एक तस्वीर भी थी, थोड़ी सी धुंधली, लेकिन ये साफ समझ आ रहा था कि उसमें खड़ा इंसान और कोई नहीं बल्कि मेरा भाई ही था।
उस तस्वीर में वो एक खेमे के पास खड़ा हुआ था और उसके आसपास जो भी लोग थे, उन्होंने अपने चेहरों पर नकाब पहन रखे थे। मेरे हाथ ये देखकर कांपने लगे। दिल चाहा कि तुरंत जाकर माँ को बताऊं, लेकिन फिर मैंने खुद को रोका। ये खबर उनके लिए सहारा भी हो सकती थी और दुख से भरी हुई भी। मैंने सोचा कि अब मैं तब तक खामोश रहूंगी जब तक कुछ पक्के सबूत इकट्ठे ना कर लूं। इस दौरान ऑफिस में मेरे कलीग आदित्य ने मुझे देखा और पूछा, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? उसने सवालिया नजरों से लिफाफे की तरफ देखा। मैंने जल्दी से फाइल बंद कर दी। कुछ खास नहीं है, बस ये पुरानी केस फाइलें हैं। वो मेरे पास आया और बोला, पर इस पर तो टॉप सीक्रेट लिखा हुआ है। ऐसे कागज तुम्हारे पास कैसे आ गए? मैंने थोड़ा ठंडे लहजे में कहा, ये वो सवाल हैं जिसके बारे में तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। वो चौंक गया और पीछे हट गया। उसी रात मैंने सारी फाइलें अपने बैग में छुपा ली और सीधा घर लेकर गई। घर के कमरे का दरवाज़ा बंद करके दोबारा से उन कागज़ों को मेज पर फैलाया और हर लाइन को बहुत ही ध्यान से पढ़ा। एक पन्ने पर कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे। मैंने उन्हें जब नक्शे पर ढूंढने की कोशिश की तो वो सच में सरहद के पास की जगह निकली। अगले दिन ऑफिस में मैंने उस जगह का जिक्र ऐसे ही अनजान बनते हुए किया। तभी एक बुजुर्ग ऑफिसर ने चौंकते हुए कहा, वो इलाका, वहां तो कई सालों से किसी ने कदम तक नहीं रखा है। वहां जाना यानी कि अपनी जान से खेलने के बराबर है। मैंने अंदर ही अंदर फैसला कर लिया था कि एक दिन मैं वहां पर जरूर जाऊंगी। टॉप सीक्रेट फाइल मिलने के बाद जैसे ही मैंने उसमें मौजूद कोऑर्डिनेट्स पर काम करना शुरू किया तो मेरे साथ एक के बाद एक अजीब वाक्य होने लगे। पहली बार ये उस वक्त हुआ जब मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर कोई अनजान नंबर था। मैंने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ पूरी तरह से खामोशी पसरी हुई थी। हेलो, कौन है? मैंने कई बार कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद कॉल कट गई। मैंने सोचा कि शायद कोई यूं ही मजाक कर रहा होगा, लेकिन ये एक बार का वाकया नहीं था। अगले दिन फिर से कॉल आई। इस बार भी कोई नहीं बोला, सिर्फ सांसों की धीमी आवाज सुनाई देती रही। मेरा दिल एक पल के लिए धड़क उठा, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आकर बात करो, छुपने वालों की तरह फोन पर नहीं। मैंने फोन पर यह कह दिया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। कुछ दिनों में ये कॉल रोज का रूटीन बन गए। दिन हो या रात, किसी भी वक्त मेरा फोन बज उठता और दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी होती। एक रात तो कॉल देर तक जारी रही। मैंने मोबाइल को मेज पर रख दिया और पेन उठाकर नोट्स लिखती रही। दूसरी तरफ से लगातार सांसों की आवाज आती रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पास बैठा मेरी खामोशी का मजा ले रहा हो। यहाँ तक कि मुझे शक होने लगा कि मेरा पीछा किया जा रहा है। ऑफिस से घर तक जाने वाले रास्ते पर अक्सर लगता जैसे कोई मेरे कदमों के साथ कदम मिला रहा है। एक शाम जब मैं कार पार्क कर रही थी तो मैंने देखा कि एक काली गाड़ी सड़क के दूसरे किनारे पर खड़ी हुई है। अंदर दो धुंधली सूरतें बैठी हुई थीं। जैसे ही मैंने उनकी तरफ अपने कदम बढ़ाए, गाड़ी ने तुरंत इंजन स्टार्ट किया और दूसरी तरफ निकल गई। घर के आसपास मुझे कई बार वही गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी। मैंने अपने पड़ोसी से पूछा, क्या आपने इस कार को पहले भी कभी देखा है? तो वो कहने लगे, हाँ, पिछले हफ्ते से रोज रात को ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी मिलती है, लेकिन कभी इसमें से कोई उतरा नहीं है। उनके शब्दों ने मेरे शक को अब यकीन में बदल दिया था। इसका मतलब साफ था, कोई लगातार मुझ पर निगरानी रख रहा है। ऑफिस का हाल भी कुछ अलग नहीं था। एक दिन सुबह जब मैं अपनी डेस्क पर पहुंची तो वहां पर एक छोटा सा बंदूक की गोली का खाली खोल पड़ा हुआ था। मैंने उसे हाथ में उठाया तो समझ आ गया कि ये खाली है। मेरे हाथ पल भर के लिए जम गए। फिर मैंने उसको अपनी जेब में रख लिया। साथ में बैठे कलीग ने पूछा, ये किसने रखा होगा? मैंने कंधे उचकाते हुए कहा कि शायद कोई मुझे मैसेज देना चाहता है। इस वाक्य के बाद मैंने अपनी निगरानी सख्त कर दी। ऑफिस आते जाते मैं रास्ते बदलने लगी। गाड़ी के शीशे में अक्सर देखती रहती कि मेरे पीछे कोई आ तो नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह वो लोग हरकतें कर रहे थे वो प्रोफेशनल लगते थे। ये कोई आम लोग नहीं थे। कुछ दिनों के बाद मैंने
फाइल में मौजूद एक तस्वीर को दोबारा देखा तो उस तस्वीर में एक ऐसा निशान था जो किसी पुरानी बिल्डिंग का लग रहा था। मैंने शहर के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में जाकर पुराने नक्शे और तस्वीरों को देखा। कई घंटे की मेहनत के बाद मुझे एक निशान मिला जो उस तस्वीर के निशान से हूबहू मिलता जुलता था। इस शहर के किनारे पर सच में एक पुरानी फैक्ट्री थी जो बरसों से बंद पड़ी हुई थी। उसी रात दोबारा मेरे पास कॉल आई। इस बार मैंने कहा कि अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो फिर मेरे सामने आओ, क्योंकि इस तरह से तो मैं रुकने वाली नहीं हूँ। दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी सुनाई दी और फिर कॉल बंद हो गया। ये पहली बार हुआ था कि सामने वाले ने अपनी खामोशी को तोड़ा था। वो हंसी ठंडी और अजीब सी थी, जैसे कोई मेरे साथ खेल खेल रहा हो। मैंने फ़ोन बंद करके बैग में रखा और खुद से कहा, जो भी हो, वो समझ रहा है कि इस तरह से मैं डर जाऊंगी, लेकिन वो गलत है। लगातार दिए जाने वाले इशारों और गुमनाम कॉल्स के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि हर हाल में मुझे उन लोगों तक पहुंचना ही होगा जो आखिरी बार मेरे भाई के साथ मिशन पर गए थे। ऑफिस की फाइलों में उनके नाम दर्ज थे और मैं एक एक करके उनसे बात करने की कोशिश शुरू कर दी। सबसे पहले एक ऑफिसर का पता मिला जो शहर के दूसरे हिस्से में तैनात था। मैं जब वहां पहुंची तो पता चला कि वो कुछ दिन पहले ही अचानक ट्रांसफ़र होकर किसी अनजान जगह पर जा चुका है। मैंने रिसेप्शन पर खड़े एक ऑफिसर से पूछा कि क्या आपको पता है कि वो कहाँ गया है? उस ऑफिसर ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैडम, हमें सिर्फ ये बताया गया है कि वो किसी हाई लेवल गुमनाम जगह पर तैनात कर दिए गए हैं। बाकी हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। इस जवाब ने मेरे शक को और गहरा कर दिया। अगले कुछ दिनों बाद मैंने दूसरे साथी के बारे में पता लगाया तो वहां पहुंचकर पता चला कि उसका तो एक हादसे में देहांत हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी गाड़ी अचानक पलट गई थी। मैंने हादसे की फाइल अच्छी तरह से पढ़ी तो अंदाजा हुआ कि ये कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था। उसकी गाड़ी के ब्रेक के तार काट दिए गए थे। ये हत्या थी, हादसा नहीं। मैं उस फाइल पर नज़र डालते हुए अपने साथी आदित्य से बोली कि अगर ये सच में हत्या है तो इसका मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। तीसरे साथी के बारे में पता चला कि वो अस्पताल में इलाज करवा रहा है। मैं तुरंत ही अस्पताल पहुंची, लेकिन जब उसके रूम में गई तो वो बेड खाली था। नर्स से पूछा तो पता चला कि वो कुछ घंटे पहले ही अचानक चल बसा। मैंने तुरंत पूछा कि क्या उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, तो मेरी बात सुनकर नर्स ने अपनी आंखें झुका ली और बोली, जी नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है कि लाश को तुरंत उसके घर भिजवा दिया जाए। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक एक करके सभी लोग गायब हो रहे थे, जैसे कोई जानबूझकर हर कदम पर मुझसे आगे रहकर सारे सबूत मिटा रहा हो। चौथे साथी का सुराग लगा, मगर जब मैं उसके घर पहुंची तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। आस पड़ोस वालों ने बताया कि वो कुछ दिन पहले ही पूरे परिवार के साथ कहीं और चला गया है। किसी को भी नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं। मैंने सोचा कि ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये जानबूझकर किसी प्लान के तहत हो रहा है। इस दौरान ऑफिस में मेरे लॉकर से कुछ नोट्स भी गायब हो गए। मैंने आदित्य से कहा कि ये सब एक साथ होना इत्तेफाक नहीं है। ज़रूर कोई पावरफुल इंसान है जो इन सारी चीज़ों को एक एक करके मिटा रहा है। आदित्य ने गंभीरता से कहा, ये ताकत कोई साधारण हो भी नहीं सकती है। ज़रूर यहाँ अंदर के लोग इस सब में शामिल हैं, या फिर इसका कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है। मैंने सिर हिलाया और कहा, जो भी है, अब ये साफ है कि मेरे भाई की गुमशुदगी किसी आम मिशन का नतीजा नहीं है। ये सब एक बहुत बड़ी साजिश है। कुछ दिनों के बाद मुझे खबर मिली कि एक और साथी किसी गुमनाम हमले में मर गया है। मैं हादसे की जगह पर जब पहुंची तो वहां पर खून के धब्बे और सड़क पर गोलियों के खाली खोल पड़े हुए थे। इस केस की जांच करने वाले एक ऑफिसर ने मुझसे कहा, मैडम, 2 नकाबपोश मोटरसाइकिल पर आए और सीधे फायरिंग कर दी। मैंने जब उन गोलियों के खोल उठाए तो वो खोल बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि कुछ दिनों पहले मेरी अपनी डेस्क पर मिला था। ये मैसेज साफ था कि जितना आगे बढ़ोगी उतना खतरा बढ़ता जाएगा। ऑफिस लौटकर मैंने अपने सीनियर से कहा, सर,
ये सारे हादसे आपस में जुड़े हुए हैं। कोई नहीं चाहता कि मैं इस केस में आगे बढ़ूं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी कुछ केस ऐसे होते हैं जिन्हें बंद कर देना ही बेहतर होता है। मैंने उनकी आंखों में देखा और जवाब दिया, सर, ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि ये मेरा भाई है। वो खामोश हो गए, लेकिन उनकी खामोशी में भी एक डर छुपा हुआ था। उसी रात मुझे एक गुमनाम लिफाफा मिला। उसके अंदर सिर्फ एक बात लिखी हुई थी, ये रास्ता तुम्हें ले डूबेगा, इसीलिए वापस पलट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैंने उस कागज को अपनी मुट्ठी में दबाया और खुद से कहा, जो भी हो, लेकिन मैं अब रुकने वालों में से नहीं हूँ। इसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे और भी ज़्यादा सतर्क होकर खेलना होगा। ये खेल उन लोगों के साथ था जो हर सबूत को दफनाने पर तुले हुए थे। निशान मिटाए जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपनी तलाश जारी रखी। कई रातें फाइलों और पुरानी रिपोर्ट्स के बीच गुजरती रहीं। एक दिन जब मैं अपने भाई की डायरी के पुराने पन्ने दोबारा से पलट रही थी, तो एक छोटा सा कागज अंदर से नीचे गिरा। उसमें कुछ नंबर और कुछ शब्द लिखे थे, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे हम बचपन में अपने खुफिया खेलों के दौरान लिखा करते थे। मैंने उस कागज को ध्यान से देखा और अचानक मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये वही खुफिया कोड था जो सिर्फ मुझे और मेरे भाई को पता था। बचपन में हम अक्सर आंगन में बैठकर इसी तरह से पहेलियां दिया करते थे। भाई कहता था कि ये कोड अगर कभी तुम्हें मिला तो समझ जाना कि मैंने ही दिया है। वो दिन मेरी आंखों के सामने घूम गया। मैंने डायरी और कागज दोनों टेबल पर रखे और पेन उठाकर एक एक शब्दों को जोड़ना शुरू कर दिया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कई घंटे की मेहनत के बाद वो कोड खुल गया। उसमें एक पता लिखा था, पुराना इंडस्ट्रियल एरिया, फैक्ट्री नंबर 18। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने आदित्य को बुलाया और कहा, देखो, ये कोड कोई आम आदमी नहीं लिख सकता। ये सिर्फ वही है जो मेरा भाई था। आदित्य ने कागज को हाथ में लेते हुए कहा, अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ा सुराग है, लेकिन फैक्ट्री नंबर 18 तो कई सालों से बंद है। वहां जाना आसान नहीं होगा। मैं सख्त लहजे में बोली, मुश्किल हो या आसान, लेकिन मुझे वहां पर जाना ही होगा। ये कोड मेरे लिए सबसे कीमती निशान है। अगले दिन मैंने नक्शा खोला और इस फैक्ट्री का ठिकाना ढूंढा। ये जगह शहर के किनारे पर एक वीरान इलाके में थी, जहां बरसों से कोई भी नहीं गया था। बिल्डिंग टूटी फूटी, दीवारें जंग लगी हुई और गलियां भी सुनसान। रात को जब मैं माँ के कमरे में गई तो वो सो रही थी। मैंने अपने दिल में कहा, मम्मी, अगर ये सुराग बिल्कुल ठीक हुआ तो मैं आपके बेटे को वापस आपके पास लेकर आऊंगी। लेकिन जुबान से उनसे कुछ भी नहीं कहा। फैक्ट्री जाने से पहले मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। हथियार, टॉर्च और नोट्स बैग में रखे। ऑफिस में एक साथी ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने बस इतना कहा, कुछ पुराने निशानों का पीछा करना है। रास्ते भर अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कि हवा मुझे खुद से खबरदार कर रही हो कि आगे आने वाले रास्ते में गहरा अंधेरा है। जब मैं फैक्ट्री नंबर 18 के गेट पर पहुंची तो जंग लगा हुआ बड़ा सा दरवाज़ा देखकर एक पल के लिए रुक गई, फिर धीरे से अंदर दाखिल हो गई। अंदर टूटे हुए फर्श और पुरानी मशीनें सामने दिख रही थीं। छत के सुराखों से चांदनी अंदर आ रही थी। मैंने आसपास देखा और हर कोने को परखा। अचानक मेरी नज़र दीवार पर बने एक निशान पर गई। ये निशान भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि हम बचपन में बनाते थे, एक गोल घेरा और उसके अंदर एक छोटी सी लकीर। मैंने अचानक अपने आप से कहा, भैया, ये ज़रूर तुमने ही बनाया होगा। इसी पल मेरी जेब में रखा हुआ मोबाइल बजा। ये फिर से कोई अनजान नंबर ही था। मैंने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से सिर्फ एक बात सुनाई दी, तुम्हें सच्चाई पसंद नहीं आएगी। और फिर कॉल कट गई। मैंने खुद को संभाला और दीवार के पास जाकर उस निशान को ध्यान से देखा। उसके नीचे एक पुराना लकड़ी का बॉक्स छुपा हुआ था। मैंने जोर लगाकर उसे खोला तो अंदर कुछ जले हुए कागज और एक खाली डायरी मिली। कागजों पर कुछ लिखे हुए निशान थे, लेकिन ज़्यादातर जले हुए थे। मैंने उन कागजों को उठाकर पढ़ने की कोशिश की। उस पर सिर्फ कुछ शब्द ही लिखे हुए बाकी थे, सरहद, आखिरी मुलाकात, घर।
ये शब्द मेरा दिल दहला देने के लिए काफ़ी थे। मैंने तुरंत उन कागज़ों को बैग में रखा। इसी दौरान बाहर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जल्दी से लाइट बंद की और एक बड़े से ड्रम के पीछे छुप गई। 2 शख्स अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में हथियार थे। एक ने दूसरे से कहा, किसी ने यहाँ पर ये निशान ढूंढ लिया है, जल्दी करो और इस सबको मिटा दो। मैंने अपनी बंदूक को मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन फिलहाल के लिए मैं खामोश रही। उन दोनों ने कुछ देर आसपास छानबीन की और फिर बाहर चले गए, जैसे उन्हें लगा कि अंदर कोई भी नहीं है। मैंने सुकून की सांस ली और दिल ही दिल में कहा, ये कोड सिर्फ एक खेल नहीं है, ये मुझे सीधा मेरे भाई तक लेकर जाएगा। वापसी पर आदित्य ने मुझसे पूछा, तुम्हें वहां पर क्या मिला? तो मैंने बैग खोलकर सब जले हुए कागज दिखाए। ये सारे सबूत हैं। ये वही सबूत हैं जिन्हें कोई मिटा देना चाहता था, लेकिन अब ये मेरे हाथ में हैं। आदित्य ने गंभीरता से कहा, अगर ये सब सच है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा भाई अब किसी आम मिशन का हिस्सा नहीं रहा। ये रास्ता बहुत खतरनाक है। मैंने जवाब दिया, ये खतरनाक ही नहीं, ये अब मेरा रास्ता है। ये कोड मेरे बचपन का राज है। ये सिर्फ हम दोनों को पता था। मेरे दिल में अब ये यकीन पक्का हो चुका था कि ये निशान मुझे सीधा उस रास्ते पर लेकर जा रहा है जहां इस वक्त मेरा भाई मौजूद था। अब खेल और भी ज्यादा गहरा हो चुका था, मगर मुझे कोई परवाह नहीं थी। उस वीरान फैक्ट्री ने मुझे बचपन के उस कोड के बारे में जो सुराग दिया था, वो मेरे लिए एक नई जीत थी और हिम्मत भी। मैंने अगले दिन पूरी तैयारी की और वहां जाने का फैसला किया। रास्ता सुनसान और डरा देने वाला था। सड़क पर झाड़ियां फैली हुई थीं और आसपास पुराने खंबे जंग लगे हुए खड़े थे। जैसे ही मैं उस जगह के करीब पहुंची तो हवा में एक अजीब सी जंग और सड़न की बू आने लगी। सामने फैक्ट्री का पुराना गेट खड़ा था, जिस पर बड़े बड़े ताले जंग लगे बंधे थे। मैंने पास में पड़ा हुआ एक बड़ा सा पत्थर उठाया और थोड़ी मेहनत के बाद उन जंजीरों को तोड़ डाला। जोर लगाकर दरवाजे को पीछे की तरफ धकेला तो जंजीर नीचे गिरी और एक भारी आवाज गूंजी। मैं जैसे ही अंदर गई तो माहौल बड़ा ही भयानक महसूस हुआ। ऐसा लगा कि जैसे ये बहुत ही डरावनी जगह हो। मैंने अपने आसपास देखा तो दीवारों पर लाल धब्बे फैले हुए थे। जब मैंने उन्हें पास जाकर देखा तो पता चला कि ये तो खून के धब्बे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फर्श पर जंजीरों के निशान भी पड़े हुए थे, जैसे कि किसी को कैद में रखा गया हो। लोहे के कुछ टुकड़े भी आसपास बिखरे पड़े थे, जिन पर जंग के साथ साथ खून के निशान भी लगे हुए थे। एक कोने में जले हुए कागजों के ढेर पड़े हुए थे। मैंने बड़ी ही सावधानी से उनमें से एक कागज उठाया। उस पर कुछ ही शब्द पढ़ने के काबिल थे। वहां की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि कोई यहाँ पर निशान मिटाने आया था। मैंने टॉर्च जलाई और फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगी कि अचानक मुझे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ कमज़ोर थी, जैसे कोई अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। मैं फौरन उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक अंधेरे कमरे में पहुंची तो वहां एक जख्मी शख्स लेटा हुआ था। उसके शरीर पर गहरे जख्म थे और खून लगातार बह रहा था। मैंने झुककर उसके पास गई और कहा, कौन हो तुम और ये सब किसने किया? उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों की पकड़ बहुत कमज़ोर और ढीली थी। हल्की सी आवाज़ में वो बोला, तुम्हारा भाई जिंदा है। मेरे कानों में ये शब्द गूंजे तो पल भर के लिए मेरी सांसें रुक गईं। मैंने जल्दी से पूछा, कहाँ है वो? मुझे उसके पास ले चलो। लेकिन वो जख्मी इंसान खांसते हुए सर हिलाने लगा और बोला, लेकिन तुम यही चाहोगी कि काश वो मर गया होता। ये बात सुनते ही मेरे कदम जैसे जड़ हो गए। मैंने उसके कंधे को हिलाया और कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो। उसके होंठ कांपने लगे। उसने लंबी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। उसका हाथ धीरे धीरे मेरे हाथ से फिसलकर जमीन पर जा गिरा। मैं कुछ लम्हे उसकी लाश के पास बैठी रही। मेरा दिमाग सवालों से भरा हुआ था। वो क्यों ये कहकर गया कि मेरा भाई मर जाता? इस सब का मतलब क्या था? इसी दौरान मेरे पीछे से कदमों की हल्की सी आहट आई। मैंने तुरंत हथियार निकाला और पलटकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। टूटी खिड़की से हवा का झोंका अंदर आ रहा था और पुराना गेट हिलकर आवाजें कर रहा था।
मैंने उस जख्मी आदमी की जेबें चेक की। इस दौरान मुझे कुछ ऐसा मिला जिस पर कुछ खुफिया निशान और कुछ नंबर दर्ज थे। मैंने तुरंत उन्हें अपने बैग में रख लिया। उसी पल मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर फिर से वही अनजान नंबर था। मैंने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। फिर अचानक एक ठंडी आवाज़ आई, तुम ज़्यादा ही आगे बढ़ रही हो। तुम्हारे लिए भलाई इसी में है कि यहीं रुक जाओ। मैंने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरे सामने आओ। यूं छुप कर धमकाने से कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए खामोशी रही। फिर वही आवाज़ आई, सच तुम्हें कभी भी सुकून से सांस नहीं लेने देगा। इतना कहते ही कॉल कट गई। मैंने फ़ोन बंद किया और फैक्ट्री के अंदर दोबारा नज़र दौड़ाई। एक और कमरा था जिसका दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। अंदर गई तो वहाँ दीवार पर एक नुकीली चीज़ से कोई आकृति खींची हुई थी, जैसे कोई कैद के दौरान अपने दिन गिन रहा हो। 1, 2, 3 और कई दर्जन निशान। ये सब देखकर मेरा दिल बुरी तरह से तड़प गया। शायद ये वही जगह थी जहाँ मेरा भाई और उसके जैसे और लोग कैद रखे गए थे। वापसी पर जब मैंने आदित्य को सब कुछ बताया तो वो चौंक कर बोला, क्या सच में उसने ये कहा कि तुम्हारा भाई जिंदा है? मैंने कागज़ दिखाते हुए कहा, हाँ, और ये भी कहा कि तुम चाहोगी कि वो मर गया होता। अब इस बात का मतलब निकालना होगा। आदित्य ने कागज़ को ध्यान से देखा और बोला, ये निशान आम नहीं है, ये तो खुफिया लोगों के खास कोड हैं। अगर ये सब सच है तो अब तुम जिस रास्ते पर कदम रख चुकी हो वहाँ से वापस लौटना आसान नहीं है। मैंने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, वापस लौटने का अब सवाल ही नहीं उठता। जब खेल शुरू हो चुका है तो मुझे रुकना नहीं है। उस फैक्ट्री ने मुझे सिर्फ खून और खौफ ही नहीं दिया था, बल्कि एक नए दरवाजे की चाबी भी पकड़ा दी थी, और साथ ही एक ऐसी बात जिसने मेरे दिल को झकझोर दिया था। अब मुझे हर हाल में इसके पीछे की हकीकत जाननी ही थी। फैक्ट्री के हादसे के बाद लगातार मेरा दिमाग उसी जख्मी आदमी की बातों में उलझा रहा। तुम्हारा भाई जिंदा है, लेकिन तुम चाहोगी कि वो मर गया होता। मैं इस बात को बार बार अपने मन में दोहराती रही। इसी दौरान नए इशारे बार बार मेरे सामने आते रहे। कभी कोई जानकारी किसी गुमनाम जरिए से मिलती तो कभी कोई पर्ची मेरे घर के दरवाजे के नीचे डाल दी जाती। इस सब से एक बात तो साफ थी, हर एक इशारा मुझे अपने भाई की तरफ तो लेकर जा रहा था, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर रहा था कि अब वो शायद पहले वाला नहीं रहा है। एक दिन ऑफिस में एक बुजुर्ग अफसर मेरी टेबल के पास आकर धीरे से मेरे कान में बोले, तुम्हारे भाई का नाम मैंने सुना है, लेकिन बेहतर यही है कि तुम इसको लेकर ज़्यादा खोजबीन मत करो, क्योंकि वो अब वो नहीं रहा है जिसे तुम पहले जानती थी। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा और कहा, मतलब क्या है आपकी इस बात का? उन्होंने अपनी नज़रें चुराकर कहा, कुछ बातें जुबान पर लाना जानलेवा हो सकता है। ये कहकर वो चले गए। उस शाम मेरे पास एक लिफाफा आया। उसमें सिर्फ एक तस्वीर थी। तस्वीर में धुंधले नज़ारे में एक शख्स दिखाई दे रहा था जो मेरे भाई के जैसा ही लग रहा था, मगर उसके कपड़ों और उसके साथ खड़े लोगों ने अब सब कुछ बदल कर रख दिया था। वो किसी खुफिया मीटिंग में बैठा हुआ था और उसके आसपास ऐसे लोग थे जो साफ जाहिर करते थे कि वो अब किसी बहुत बड़े संगठन का हिस्सा है। मैंने वो तस्वीर आदित्य को दिखाई। उसने तस्वीर देखकर कहा, अगर ये सच में तुम्हारा भाई ही है तो फिर ये एक नई दुनिया में दाखिल हो चुका है। ये लोग कोई साधारण मुजरिम नहीं है, बल्कि ये एक पूरा नेटवर्क है। मैंने गुस्से से कहा, चाहे फिर वो कहीं भी चला गया हो, लेकिन मैं उसे हर हाल में ढूंढ कर ही रहूंगी। कुछ दिनों के बाद एक और सबूत मिला। एक कागज पर एक खास निशान और तारीख लिखी हुई थी। मैंने तुरंत नक्शे और फाइलों में उसे खोजना शुरू किया। वो निशान पुरानी सुरंग का था जो शहर के बाहर एक बड़ी पहाड़ी में मौजूद थी। वहाँ सालों पहले खुफिया और गैर कानूनी मीटिंग्स हुआ करती थीं। अब वो जगह बंद समझी जाती थी। मैंने उस सुरंग के बारे में पूछताछ की। शहर के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में जाकर पुराने कागजों को निकाला। एक फाइल में पढ़ा था कि उस सुरंग का इस्तेमाल खुफिया गिरोह ने कई बार अपने मकसद के लिए किया है। इस पल मेरे दिल को ये भरोसा हो गया
कि अब शायद असली सुराग यहीं से मिलेगा। रात को मैंने माँ के कमरे में जाकर उनके सर पर हाथ रखा। वो सो रही थी। मैंने दिल ही दिल में प्रार्थना की, हे भगवान, अगर मेरा भाई जिंदा है तो वो मुझे मिल जाए, चाहे भले ही वो बदल चुका हो, लेकिन मुझे उसके इस इंतजार के लम्हों से निकाल दे। अगले दिन मैंने सुरंग की तरफ का सफर शुरू किया। आसपास पहाड़ और घनी झाड़ियां दिख रही थीं। जैसे ही मैं उस सुरंग के पास पहुंची तो ठंडी हवा और अंधेरों ने मेरा स्वागत किया। अंदर कदम रखते ही अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। दीवारों पर पुरानी लकीरें और कुछ पुराने निशान भी दिखाई दिए। मैंने टॉर्च जलाई तो कई निशान बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मुझे फैक्ट्री में दिखाई दिए थे। मैंने कहा, ये सब जुड़े हुए हैं। अचानक सुरंग के अंदर से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने कदम धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ाए। अंदर एक कमरा था जिसमें कई सारे कागज़ थे। मैंने एक कागज़ उठाया तो उस पर लिखा था, वो बदल गया है, उसकी तलाश बंद कर दो। ये सब देखकर मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ पड़ा। मगर तभी मुझे एक और कागज़ नज़र आया जिस पर सिर्फ एक पता लिखा था, शहर के अंदर एक खुफिया इमारत का पता। ये वही एड्रेस था जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। उसी पल मेरे फ़ोन पर फिर से कॉल आई। दूसरी तरफ वही ठंडी आवाज़ थी, अगर तुम उस पते पर गई तो फिर तुम्हारे लिए वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा। मैं सख्त लहजे में बोली, वापसी का तो सवाल ही नहीं है, मुझे सिर्फ एक जवाब चाहिए। उस आवाज़ ने हंसते हुए कहा, तुम्हें जवाब मिल जाएगा, लेकिन तुम उस जवाब को कभी सुनना नहीं चाहोगी। और फिर कॉल कट हो गई। मैंने वो कागज़ मजबूती से पकड़ा और सुरंग से बाहर निकल आई। आदित्य बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने उसे कागज़ दिखाया और कहा, ये जगह बहुत ही खतरनाक है क्योंकि कई गैर कानूनी संगठन अपने काले कारनामों को यहीं से अंजाम देते थे। वहां जाना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना। मैंने जवाब दिया, खतरा तो अब मेरा साथी है। ये पता शायद वो आखिरी निशान हो जो मुझे मेरे भाई तक लेकर जाए। घर लौटकर मैंने टेबल पर वो सारे सबूत फैलाए, तस्वीरें, जले हुए कागज, खुफिया कोड और वो अगला पता, सब एक ही सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे थे। मेरा भाई जिंदा है, मगर अब वो शायद वो नहीं रहा जो कभी मेरा सहारा था। मैं देर रात तक उन सारे निशानों को देखते हुए खुद से बोली, अगर वो सच में बदल चुका है तब भी मुझे उसे सामने लेकर आना ही होगा। सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो, लेकिन ये सफ़र इस तरह से तो ख़त्म नहीं होगा। और फिर मैंने बस भगवान से एक आखिरी प्रार्थना की, हे भगवान, अब जो होना हो वही आप कीजिए। बस कैसे भी करके मुझे अंधेरे से निकाल दीजिए। उस नई जगह का एड्रेस मुझे कई दिनों तक बेचैन करता रहा। हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ रहा था। शहर के पुराने हिस्से में उस जगह पर जाना आसान नहीं था। बिल्डिंग के आसपास पुरानी दीवारें, टूटी खिड़कियां और आधे जले हुए बोर्ड लगे थे, जैसे कि यहाँ बरसों से कोई भी नहीं आया हो। मगर मुझे पता था कि ये सिर्फ पर्दा है, असली खेल तो अंदर खेला जा रहा है। रात के वक्त जब मैं वहां पहुंची तो धुंध छाई हुई थी और बिल्डिंग के अंदर से हल्की हल्की रोशनी भी बाहर आ रही थी। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा तो हवा में जलने की बदबू महसूस हुई। अंदर दाखिल हुई तो धुआं फैला हुआ था। कमरे के बीचों बीच कोई शख्स बैठा हुआ था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने धीरे से कहा, भाई, और वो धीरे से मेरी तरफ पलटा। चेहरा वही था जिसे मैं बरसों से ढूंढ रही थी, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली। उसके होठों पर मुस्कुराहट नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। वो कहने लगा, मैं जानता था कि तुम एक दिन मुझे ढूंढ लोगी, इसीलिए मैंने तुम्हें खुद यहाँ बुलाया। ये सारे निशान मैंने ही तुम्हारे लिए छोड़े ताकि तुम मुझे खुद से ढूंढ सको। मेरे कदम ये सुनते ही जैसे जमीन में धंस गए। यानी कि ये सब तुम्हारा खेल था? वो निशान, वो सब कुछ तुम्हारे बनाए हुए थे? वो हल्का सा हंसा। हाँ, तुम हमेशा बहुत जिद्दी रही हो, इसीलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए ये दरवाजे खोले। और मेरे हुक्मरान को तुम पर शक था कि तुम उतनी भी काबिल नहीं हो जितना मैं उन्हें बता रहा हूँ। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि हम सब ने तुम्हें जिंदा या मुर्दा ढूंढने के लिए क्या कुछ बर्दाश्त किया है? उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैंने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी है। मिशन के दौरान मेरे हुक्मरान ने मुझे वो ताकत और पैसा दिया है जो तुम सोच भी नहीं सकती हो। मैं उनका हिस्सा बन गया हूँ।
मेरे होंठ कांपने लगे। तो तुमने सबको धोखा दिया, अपनी माँ को, देश को और मुझे भी। वो जोर से हंसा। धोखा नहीं, ये सच्चाई है। इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम भी मेरे साथ शामिल हो जाओ। हम दोनों भाई बहन मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे और हमारे पास बेहिसाब ताकत होगी। मैंने गुस्से में अपने भाई से कहा, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने देश को कभी भी धोखा नहीं दूंगी और ना ही तुम्हें ऐसा कुछ करने दूंगी। वो कहने लगा, ठीक है, तो फिर अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो अब मेरे रास्ते से हटने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर तुम जिंदा रहोगी तो मेरा राज भी जिंदा रहेगा और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने उंगली का इशारा किया। अचानक अंधेरे से 4 हट्टे कट्टे आदमी बाहर निकले। उनके हाथों में बंदूकें थीं। उन्होंने मुझे घेर लिया। मैंने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर खुद को याद दिलाया कि मैं अब वो लड़की नहीं हूँ। मैं एक ट्रेंड ऑफिसर हूँ। मैंने झटके से उनकी गन छीनने की कोशिश की। पहला हमला सख्त था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और एक झटके में उनमें से एक आदमी को जमीन पर गिरा दिया। दूसरा फायर करने ही वाला था कि मैंने पास में पड़ी हुई मेज को अपनी ढाल बनाकर उस पर एक जोरदार पलटवार किया। वो पलटवार इतना तगड़ा था कि वो एक ही बार में बेहोश हो गया और बाकी 2 को मैंने तुरंत शूट कर दिया। भाई ये सब देखकर खामोशी से ताली बजाने लगा। वाह, अब तो तुम वाकई में एक बहुत अच्छी ऑफिसर बन गई हो। लेकिन तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम मुझे रोक सकती हो? मैंने बंदूक उसकी तरफ तानी। हाँ, मैं रोक सकती हूँ। आज के बाद तुम और किसी को धोखा नहीं दे सकोगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम मुझे गिरफ्तार करोगी तो तुम्हारी माँ का बेटा कैद में चला जाएगा। सोच लो, क्या वो ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगी? मेरा दिल एक लम्हे के लिए घबरा गया, लेकिन मुझे तुरंत ही याद आया कि ये वही इंसान है जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने देश को बेच दिया। मैंने मजबूत लहजे में कहा, मेरी माँ का बेटा वो था जो 2 साल पहले देश की खातिर मिशन पर गया था। ये जो मेरे सामने खड़ा है वो सिर्फ एक दरिंदा है, उसने तल्ख लहजे में कहा। तो फिर देखते हैं कि कौन जीतता है। वो अचानक कुर्सी से उठा और पास पड़े हुए हथियार की तरफ लपका। मैं तेजी से आगे बढ़कर टांग फंसाकर उसे नीचे जमीन पर गिरा दिया। कुछ पलों की जद्दोजहद के बाद मैंने उसके हाथ बांध दिए। इस वक्त मैंने अपने ऑफिसर्स को सिग्नल भेज दिया। कुछ मिनट में ही वहां पर टीम पहुंच गई। ऑफिसर्स ने आकर उसको हथकड़ी लगा दी। वो मेरी तरफ देखकर बोला, तुमने अपने ही भाई को दुश्मनों के हवाले कर दिया? मैंने ठंडे लहजे में कहा, नहीं, मैंने देश के दुश्मन को कानून के हवाले किया है। मेरा भाई तो 2 साल पहले ही मर गया था। ऑफिसर्स उसको गिरफ्तार करके ले गए। मैं बाहर खड़ी धुंध में उस नज़ारे को देखती रही। मेरी बरसों की तलाश आज खत्म हो गई थी। वो भाई जिसे ढूंढने के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया था, आखिरकार मेरे ही हाथों आज जेल की सलाखों के पीछे चला गया था। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, मम्मी, आपका बेटा लौट नहीं सका, मगर मैंने इंसाफ किया है। अंधेरी रात में धुएं और टूटी बिल्डिंग के बीच खड़ी मैं जान गई थी कि मेरा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। तभी मेरा फ़ोन एक बार फिर से बजा और वही ठंडी आवाज़ मुझे सामने से सुनाई दी। वो आदमी कहने लगा, तुमने अपने भाई को गिरफ्तार करवाकर बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। हमें तो लगा था कि तुम हमारे साथ आकर शामिल हो जाओगी। मैंने उस आदमी से कहा, मुसीबत तो अब तुम्हें होगी, क्योंकि अब मेरा अगला निशाना तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है कि तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचाना, और बस अब तुम घड़ी की सुइयां गिनना शुरू कर दो। मैं हर गुजरते पल के साथ तुम्हारी तरफ ही बढ़ रही हूँ। वो मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला, लड़की, मुझ तक पहुंचना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। मैंने कहा, जस्ट वेट एंड वॉच। दरअसल भाई से जब मेरी मुठभेड़ हो रही थी तो उसकी जेब से एक ऐसा सबूत गिरा जिसने मेरे लिए इस आदमी तक पहुंचाने का आगे का रास्ता तय कर दिया था। और बस अब मुझे इस पर चलना था। बस देखना है कि भगवान मुझे अब कहाँ पर लेकर जाता है और कामयाब करता भी है या नहीं। दोस्तों, आप हमारी ये कहानी किस शहर से सुन रहे हैं, कमेंट में बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।